साथियों, प्रताप सिंह भोसले महाराज का मृत्यु बहुत ही पीड़ादायी स्थिति में उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ और उनका स्मृति दिन आज हम यहाँ मना रहे हैं। मगर अगले वर्ष से उनका स्मृति दिन हम उत्तर प्रदेश के बनारस सिटी में मनाने वाले हैं। इसी वर्ष हम वहाँ मनाने वाले थे, मगर वहाँ मुद्दा ये उपस्थित हुआ कि हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के साथी ने बनारस के कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज महाराजा प्रताप सिंह भोसले महाराज का मृत्यु बनारस में कहाँ हुआ था, किस जगह पर हुआ था, और वो शिवाजी महाराज के वंशज होने के कारण उनका कोई समाधि स्थल है क्या, अभी तक बनारस के कलेक्टर ने हमें लिखित में नहीं दिया है। हमें उम्मीद थी कि वो जल्दी हमें लिखित में देते तो शायद इसी वर्ष से हम लोग बनारस से महाराजा की स्मृति दिन सेलिब्रेट करते। साथियों, यह स्मृति वर्ष हम मना रहे हैं, इसलिए कनाडा से एक मैसेज आया है। अभी अभी मुझे डॉक्टर MP सिंह उदयपुर, जो महाराणा प्रताप जी के वंशज है, उन्होंने मुझे अभी अभी एक मैसेज भेजा है और उनका यह आग्रह है कि महाराष्ट्र के लोगों को बताया जाए। ये लोग सिसोदिया वंश के हैं, इसलिए इनका मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। वो 1 मिनट का मैसेज मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना रहा हूँ। आज 14 अक्टूबर को महाराजा प्रताप सिंह भोसले का डेथ एनिवर्सरी और रिमेम्बरेंस डे, इसलिए मैं उनको अपने जीवन के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मूल्यों की राजनीति करी और वो मराठा एम्पायर के 8वें छत्रपति थे और साथ में उनको गद्दी से हटाने के लिए कुछ पेशवाओं और कुछ असामाजिक तत्वों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर के उनको पूरी कोशिश करी। उनको 1839 के अंदर उनको बनारस की जेल में डाला गया और उनको बड़ी यात्राएं दी गई और उनके नाम पर वो शिवाजी महाराज के वंशज थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके नाम पे आज भी सरकारें वोट लेती हैं, सरकारें बनाती हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई समाधि नहीं है और ना ही उनके किसी टाइप का कोई याद आसन बनाया गया है। और मैं सारी सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एपिसोड के ऊपर उनके साथ जो षड्यंत्र किया गया, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ पार्लियामेंट में, असेंबली में बिल पास होना चाहिए और निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए। ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर सभी को समानता का अधिकार दिया, सबको बराबर समझा और उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह भोसले जो थे वो शिवाजी महाराज के वंशज थे और वो मेवाड़ के महाराणा हमीर सिंह के अंकल थे और वो साउथ के अंदर आए थे विजय प्राप्त करने और वहीं वो बस गए। उनके परिवार में सज्जन सिंह, दिलीप सिंह और शिवाजी महाराज हुए हैं। तो और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकारें उनके नाम पे वोट लेती हैं, उनके नाम को मिसयूज करती हैं, लेकिन कोई भी सरकार उनके नाम पे कहीं कोई समाधि नहीं बनाती है, ना कोई समाधि है। और मैं साथियों, उन्होंने यही कहा है कि प्रताप सिंह भोसले महाराज के साथ जो दर्दनाक तरीके से उनको कैद करके रखा, इसका हम लोग धिक्कार करते हैं। और आने वाले समय में आप उत्तर भारत में ये कार्यक्रम करते हैं तो हम लोग, क्षत्रिय लोग भी, राजपूत लोग भी इस कार्यक्रम में सहभागी होंगे, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। साथियों, महाराजा प्रताप सिंह भोसले महाराज
इनके राजमहल के सामने ये सभा हम आयोजित कर रहे हैं। महाराजा प्रताप सिंह भोसले महाराज को जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है और वो वास्तविक वंशज है, और उनके मृत्यु के बाद सातारा रियासत को, सातारा संस्थान को बाद में ब्रिटिश लोगों ने खारिज कर दिया। इतिहास क्यों समझना जरूरी है? तो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, जिस समाज को उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, उन लोगों को इतिहास से सबक लेना चाहिए। और जो कौम इतिहास से सबक नहीं लेती है, इतिहास उसको सबक सिखाता है। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र की मराठा जाति को जागृत करने के लिए आयोजित किया गया है। जैसे मौर्य साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था और दुनिया के हिस्टोरियन लोग आज भी इस पर सवाल खड़े करते हैं कि जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, ग्रीक देश तक था, उसका साम्राज्य कैसे खत्म हुआ? मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन एंड फॉल कैसे हुआ? पतन और अधपतन कैसे हुआ? ये सवाल खड़े करते हैं। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि ब्राह्मण लोगों ने आमने सामने की लड़ाई लड़के मौर्य साम्राज्य को खत्म नहीं किया। अगर आमने सामने की लड़ाई लड़ते तो मौर्य वंशज कलिंग युद्ध की तरह उनको मारते, मगर ब्राह्मणवादी पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण ने घुसपैठ किया। बाबा साहब अंबेडकर ने शब्द प्रयोग किया, इन्फिल्ट्रेशन किया, घुसपैठ किया, मौर्य साम्राज्य में घुसपैठ किया, सादा सैनिक के तौर पर एंट्री किया और सैनिक बनने के बाद षड्यंत्रकारी शुंग नामक ब्राह्मण ने सैनिक से सेनापति पद पर गया और एक दिन मौका पाया और मौर्य राजा बृहद्रथ की टुकड़े टुकड़े करके हत्या किया। यानी भारत में आज जो हमारे लोगों को पढ़ाई के कारण ज्ञान मिल रहा है, मगर हमारे लोगों को इतिहास से बोध नहीं लेंगे तो ये लोग हमारे साथ वही करने वाले हैं जो इतिहास में हमारे पुरखों के साथ किया। साथियों, हमारे लोगों को हिंसा के द्वारा गुलाम बनाया गया। भारत में न्याय, समता, समानता, भाईचारा की व्यवस्था खत्म करने के लिए अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों ने हिंसा का सहारा लिया और उसी के बलबूते पर राजनीतिक सत्ता हाथ में लेकर वर्ण व्यवस्था में गुलाम बनाया, जाति व्यवस्था में गुलाम बनाया, बाद में 8वीं शताब्दी में अछूत बनाए, क्रिमिनल ट्राइब्स बनाए, घुमंतु जनजाति बनाए और महिलाओं को गुलाम बनाया। ये राजनीतिक सत्ता पर जाने के बाद उन्होंने ये षड्यंत्र किया। जैसे इतिहास में मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये जानना समझना जरूरी है। उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज का आखिरी राजा, सतारा का राजा प्रताप सिंह भोसले महाराज का अंत कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया? यानी प्रताप सिंह भोसले महाराज का अंत व्यक्ति का अंत नहीं है, स्वराज्य का अंत है। यहां हम चर्चा इतिहास पर जरूर कर रहे हैं, मगर इतिहास से बोध लेने के लिए, सबक लेने के लिए कर रहे हैं
कि प्रताप सिंह भोसले महाराज की जो दर्दनाक मौत बनारस सिटी में हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार थे और उनकी मौत के कारण स्वराज्य का अंत हुआ। बहुजन के, रैयत के स्वराज्य का अंत हुआ। मराठाओं का पराजय नहीं हुआ। बहुजन समाज के स्वराज्य का, शिवशाही का अंत ये किसने किया, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। साथियों, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर रंगो बापू गुप्ते, एक कायस्थ व्यक्ति, 14 साल तक उधर लड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के कोर्ट में लड़ाई लड़े और ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट में जब लड़ाई लड़े तो हमने उनके ब्रिटिश आर्काइव से कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए। उसको जब हमने पढ़ा तो हमें बहुत आश्चर्य लगा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिखने वाले ढेरों इतिहासकार है, ढेरों संशोधक है, मगर प्रताप सिंह भोसले महाराज पर लिखने वाला केवल मात्र एक शेर है, प्रबोधनकार ठाकरे। एक ही है, प्रबोधनकार ठाकरे ने लिखा केवल। और प्रबोधनकार ठाकरे को उस समय उन्होंने लिखा, 2 लोगों पर आरोप किया, ये ब्राह्मणों पर और धोखेबाज ब्रिटिश सरकार के ऊपर। ब्रिटिश काल में लिखने वाला प्रबोधनकार ठाकरे। प्रबोधनकार ठाकरे ने कहा कि शाहू महाराज ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और शाहू महाराज ने मुझे कहा, शाहू महाराज उनको कोदंड कहते थे, यानी उनकी जबान से निकला हुआ शब्द तीर की तरह होता था, चुभने वाला होता था, इसीलिए उनको कोदंड कहते थे। ये उनको उपाधि दिया था, कोदंड। तुम्हें सतारा के राजा के ऊपर लिखना होगा। उन्होंने कहा कि महाराज बड़ौदा में शादी समारोह के कार्यक्रम पर जा रहे थे और मैं पुणे में था, तो मैं पुणे के रेल स्टेशन पर उनको मिला और मैंने उनको कहा कि मैं लिखने वाला हूं, मगर मैं पहले सातारा में जाकर भाषण करके आऊंगा। साथियों, शाहू छत्रपति महाराज के कहने पर इसी जगह पर 1922 में प्रबोधनकार ठाकरे ने शिव जयंती के अवसर पर शिवाजी महाराज का इतिहास नहीं बताया, प्रताप सिंह भोसले महाराज को किन ब्राह्मणों ने छला इधर आकर भाषण किया। ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने इसी जगह पर आकर भाषण किया। आजाद भारत में हम पहली बार भाषण कर रही है। महाराज जब बड़ौदा से वापस आ रहे थे तो उनको खबर आई कि महाराज बीमार है, सख्त बीमार है, और महाराज ने उनको मिलने के लिए बुलाया पन्हाड़ा लॉज मुंबई में। तो प्रबोधनकार ठाकरे महाराज को मिलने गए और महाराज ने अंतिम समय में, शाहू छत्रपति महाराज कोल्हापुर के थे, वो भी शिवाजी महाराज के वंशज थे, जैसे आज के भोसले कहने वाले लोग वो भी शिवाजी महाराज के वंशज है। वो शाहू महाराज ने प्रबोधनकार ठाकरे के हाथ में लेकर कहा, मुझे वचन देना कि इन ब्राह्मण लोगों ने, इन पेशवाओं की औलादों ने कैसे प्रताप सिंह महाराज को छल छल के मारा और उनको साथ देने वाले रंगो बापोजी गुप्ते को भी इन ब्राह्मणों ने कितना तकलीफ दिया, ये इतिहास तुम लिखोगे, इसका मुझे वचन दो। और महाराज के तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी डॉक्टर कह रहे थे आप बोलो मत, तो महाराज बोल रहे ये बोलते हुए मेरी जान चली जाएगी तो मुझे गम नहीं है, मगर ये इतिहास सामने आना चाहिए। प्रबोधनकार ठाकरे ने
वचन दिया, मैं प्रताप सिंह भोसले महाराज और रंगो बापू गुप्ते का इतिहास लिखूंगा। हम लोग महाराष्ट्र की बहुजन समाज ये जानना चाहती है कि हमारे राजाओं के साथ, हमारे पुरखों के साथ क्या व्यवहार हुआ। ये बताने के पहले मैं आपको दो सबूत देना चाहता हूं, दो एविडेंस देना चाहता हूं कि जानना समझना क्यों जरूरी है। साथियों, प्रताप सिंह भोसले महाराज की मृत्यु जिन लोगों की वजह से हुई, जिन धोखेबाज लोगों की वजह से हुई, उन्हीं धोखेबाज लोगों के पुरखों ने संभाजी महाराज की हत्या करवाई थी। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु करवाने वाले लोग पेशवा ब्राह्मण थे और पेशवा ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज को पकड़वा के मार डाला। ये जानकारी मराठा लोगों को ना पता चले, इसके लिए सांगली का मनोहर भिड़े जिंदगी लगाकर काम कर रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु ब्राह्मण लोगों ने की, पेशवा ब्राह्मणों ने की, ये लोगों को पता न चले, इसके लिए सांगली, सातारा, कोल्हापुर के युवा मराठा लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और वो यहां पर है। और फडणवीस सरकार उसका प्रोटेक्शन कर रहा है। उनको कोई पूछ नहीं रहा है 32 मन सोना कहां गया, अयोध्या मंदिर कोई पूछ नहीं रहा है। हमने दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर दिया। साथियों, एक सबूत मिला है, लड़ाई संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में अगर हो रही थी और औरंगजेब ने अगर संभाजी महाराज को छल कपट धोखे से मार दिया है, तो जिसने मारा उसका राज पुणे और महाराष्ट्र में आना चाहिए था। संभाजी महाराज की हत्या अगर औरंगजेब ने की है तो उसका राज पुणे और महाराष्ट्र में आना चाहिए था। राज किसका आया? पेशवा ब्राह्मणों का। अरे मारा औरंगजेब ने, राज पेशवा ब्राह्मण का कैसे आया? औरंगजेब का एक खत मिला है, उस खत में औरंगजेब ब्राह्मण पंत पेशवा को लिखते हैं, वो ये लिखते हैं की तुर्भयत खानास तुम्ही जसे लिहून दिले तसे वागा। मिडल मैन है तुर्भयत खान, मिडल मैन है। तुर्भयत खानास तुम्ही जसे लिहून दिले तसे वागा, तुम्हास दिलेल्या मुलखाची पेशकश द्या, नाही तर जी गत संभाजीची झाली तीच राजारामाची होईल आणि तीच तुम्हा सर्वांची होईल। इसका हिंदी होता है, एक मिडल मैन है जो पेशवा ब्राह्मणों के साथ डीलिंग कर रहा है। औरंगजेब शहंशाह उसको कह रहा है, तुमने तुर्भयत खान को जैसा बोला है वैसा कर, और तुमको जो मुल्क दिया है, जो प्रदेश दिया है, उसका तुम्हें हिसाब किताब देना होगा। नहीं तो जो स्थिति संभाजी महाराज के साथ हुई वही राजाराम राजा के साथ होगी और तुम सभी लोगों के साथ होगी। ये सबूत है, प्राइमरी एविडेंस है, कोई सेकंड एविडेंस नहीं है, प्राइमरी एविडेंस है। साथियों, संभाजी महाराज को मारने वाले लोग खत्म हो गए थे क्या? वो पेशवाई में तब्दील हो गए। और पेशवा ब्राह्मण लोग ये कारकुन थे, ये राजा नहीं थे, कारकुन थे। और कारकुन लोगों को राजा के अधीन रहकर उनके अनुसार काम करना था। जब 1818 का युद्ध हुआ और उसका डाटा इकट्ठा किया गया, रेवेन्यू डाटा, तो पता चला कि पेशवा ब्राह्मण, पेशवा ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है नौकर, कारभारी।
ये कहते पंत, उसका रेवेन्यू है पेशवा ब्राह्मणों का 2 करोड़ 10 लाख रुपए, यानी राजा के नीचे जो नौकर था उसका रेवेन्यू है 2 करोड़ 10 लाख रुपए। स्वाभाविक है अगर नौकर का, कारभारी का, पंत का अगर सालाना इनकम 2 करोड़ 10 लाख रुपए है तो राजा का इससे ज्यादा होना चाहिए। रिकॉर्ड बताता है कि सतारा के राजा का इनकम 65 लाख रुपए था। नौकर का इनकम कितना था? 2 करोड़ 10 लाख रुपए। मालिक यानी राजा का इनकम कितना? 65 लाख रुपए। होलकर का इनकम कितना था? 36.5 लाख रुपए। शिंदे का इनकम कितना था सालाना? 55,000 रुपए, यानी शिंदे 55,000, होलकर 36.5 लाख, सतारा के राजा 65 लाख और पेशवा ब्राह्मण 2 करोड़ 10 लाख। यानी आप इससे अंदाजा लगाओ कितना शोषण हमारे आम प्रजा का होता होगा, इससे अंदाजा लगाओ। साथियों, पेशवा ब्राह्मणों ने धोखा किया, षड्यंत्र किया, और धोखा षड्यंत्र कितना किया इसका एक सबूत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो सबूत यह है कि आज भी ब्राह्मण लोग ये गर्व से कहते हैं हमारे पेशवा ब्राह्मण थे, इसीलिए छत्रपति का काम चल रहा था। एक रॉबर्टसन अधिकारी था जो सातारा में आया था और उसने 1819 में यहां से लेटर लिख के रखा और वो जो बॉम्बे का गवर्नर था एल्फिस्टन, उसको लिख के भेजा कि मैं सतारा के ब्राह्मणों को पूछा अब आपको कैसा लग रहा है, सतारा का राजा बन गया, अब आपको कैसा लग रहा है? तो ब्राह्मण ओपनली बोल रहे थे आम्ही लोग मराठा लोकांना माकडापेक्षा जास्त किंमत देत नसतो। यानी सतारा के ब्राह्मण लोग ओपनली कह रहे थे कि मराठा लोगों को बंदर से ज्यादा कीमत नहीं देते हैं। आज जो ब्राह्मण लोग हैं ये लोग ये प्रचार करते हैं मराठा तितका मिळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। स्वामी रामदास, ये जो बैठे हुए शख्स है हम इनको सैल्यूट करते हैं। जस्टिस नलावड़े साहब को आज अगर शाहू महाराज होते तो कोल्हापुर में हाथी पर बिठाकर पूरे कोल्हापुर में घुमाते, कहते ये सही लोग हैं, ये सही सत्य शोधक है, इनके सामने फैसला आया रामदास गुरु है कि नहीं है। इन्होंने सबूत के आधार पर लिख दिया बट रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु नहीं है, चले जाओ। कोई खबर नहीं छाप रहे, इतना बड़ा जजमेंट दिया, ब्राह्मण मनिया मीडिया ने खबर नहीं छापा, मगर हम इसका प्रचार करेंगे। उनका जो जजमेंट है उसकी पुस्तिका बनाकर मुफ्त में बांटेंगे मराठा लोगों को कि देखो कानून कह रहा है, सबूत कह रहा है। ये बात बोलने के लिए भी कलेजा चाहिए, इसका प्रचार करना होगा क्योंकि मराठा लोगों का जागरण ये प्रतिक्रांतिवादी लोगों ने गलत इतिहास बताकर गुमराह किया हुआ है। तो मराठा तितका मिळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, ये जो रामदास का विधान है इसकी व्याख्या विका राजवाड़े ने इस शब्द में किया। वो कहता है इसका वास्तविक अर्थ होता है ब्राह्मण की ही सुननी चाहिए, ब्राह्मण का ही मानना चाहिए, ब्राह्मण के ही इशारे पर मराठा लोगों को, ब्राह्मणेतर लोगों को काम करना चाहिए और समय पड़ा तो ब्राह्मण का झूठा खाना भी खाना चाहिए। यही महाराष्ट्र धर्म है। अरे हमको तो अलग बता रहे थे और उनकी नोटिंग में तो और कुछ है। साथियों, पेशवा ब्राह्मण राज बहुत दर्दनाक था, बहुत यातनादायी था। तुकाराम महाराज का नाम लेने के लिए पाबंदी था, नामदेव महाराज का जय जयकार करने के लिए पाबंदी था।
यहां वाई में जब पेशवा बाजीराव आता था तो कुंभी मराठा औरतें, हमारी बहुजन समाज की औरतें कुएं में कूद पड़ती थी कि इसकी बुरी नजर हमारी महिलाओं पर न पड़े। ये जो पेशवा ब्राह्मणों का राज था, इसके संदर्भ में हमें कुछ जानकारी मिली और वो जानकारी मिलने के बाद हमको ऐसा लगा कि जानकारी का प्रचार करना चाहिए। 1 जनवरी 1818 को 500 लोगों ने 28,000 सैन्य को चुनौती दिया। बाजीराव 3,000 सैन्य को लेकर भाग गया। 25,000 लोगों को 500 लोगों ने खत्म कर दिया, तमाम कर दिया। अब ये लड़ाई पूना कोर्ट में चल रही है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई या नहीं, तो भिड़े बोटे के लोग कह रहे हुई ही नहीं, वो स्तंभ उनका है ही नहीं, और ये पेशवाओं का राजा नहीं हरा बल्कि सतारा का राजा हरा। साथियों, फिर हमें पता चला कि 1818 में हमारे बहुजन पुरखे पेशवा ब्राह्मण के खिलाफ थे, तो वो कह रहे कि सतारा का राजा हरा। जब जानकारी लिया तो पता चला कि सतारा का राजा प्रताप सिंह भोसले महाराज को वासोटा किले में कैद करके रखा था। यानी ब्राह्मण गलत बोल रहे हैं कि 1818 की जंग के कारण शिवशाही खत्म हुई। शिवशाही खत्म नहीं हुई, पेशवाई खत्म हुई। अब वो लोग सतारा के राजा का नाम ले रहे, तो हमने इसके लिए ऐद रखने के बाद यहां पर महाराज जब रिहा हुए और सतारा के राजा बने, तो महाराज ने बोलते दौंडी पीटना, चिल्लाकर लोगों को बताना, सतारा के गांव गांव में ये कहकर प्रचार किया कि दूसरा बाजीराव पेशवा मेरे भाई की, मेरी माता की, हमारे पूरे परिवार की हत्या करने वाला था। ये जानकारी मैं सतारा के लोगों को दे रहा हूं। यानी ये कोई जानकारी छुपा कर नहीं रखी, उन्होंने आदेश निकाला। वो आदेश उनकी भाषा में इस तरह से है, जो लोग मराठाओं को महारों के खिलाफ खड़ा कर रहे, जो ब्राह्मण, वो लोगों के झांसे में न आए, इसके लिए उनका जो आदेश था मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। और यह आदेश है 10 अप्रैल 1818। 10 अप्रैल 1818 लिखा हुआ है, स्वामी श्री राज्याभिषेक शके 944 बहुधान्य नाम संवत्सरे चैत्र शुद्ध पंचमी भृगुवासरे क्षेत्रीय कुलवंत श्री राजा शाहू छत्रपती स्वामी यानी समस्त लोक न्याय यास जाहीर व्हाया करिता आज्ञा केली। ऐसी जे राजश्री बाजीराव रघुनाथ यांनी कुटुंब सुद्धा नजरबंदी ठेवून शेवटी प्राणाचाही घात करावा ऐसी योजना केली। त्याचे कामगार याचकडून समजण्यात आले, त्या तऱ्हेची अमर्यादा कोणत्याही प्रकारे करण्या कमती केली नाही। हे वर्तमान कंपनी इंग्रज बहादूर या समजण्यावरून त्यांनी कैलासवासी महाराज याचे खानदानावर नजर देऊन बाजीराव यांचे प्रतिबंधातून खुलासा करून आसन रूढ केले आणि बहुत समारंभ केला। इस आदेश में महाराज स्पष्ट लिख रहे हैं कि बाजीराव जो रघुनाथ का बेटा बाजीराव पेशवा ये मेरी हत्या करने वाला था, छत्रपति के हर एक वंशज को मारने वाला था और उन्होंने हमें कैद किया था और वो लड़ाई लड़ने के कारण हम आजाद हुए। साथियों, ये बात सिद्ध करता है, ये महाराज का रिकॉर्ड हमने पब्लिश कर दिया। ये रिकॉर्ड को अगर महाराष्ट्र के मराठा लोगों ने अगर देख लिया तो मराठा लोग 1 जनवरी 1818 की लड़ाई को
सैल्यूट करने के लिए बोलेंगे चलो भीमा कोरेगांव। जिस लड़ाई के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज बचा, वो तो मेरे राजा को राजा बनने की लड़ाई है। ये इतिहास को ये रिकॉर्ड सिद्ध करता है। साथियों, ब्रिटिश कोर्ट के रिकॉर्ड से हमें जो जानकारी मिली उसको किताब की शक्ल में हमने प्रकाशित किया, इसी वर्ष किया 12 जनवरी 2023 को महासाहेब जिजाऊ की जयंती के अवसर पर पुणे में आयोजित किए गए कार्यक्रम में प्रकाशित किया गया। हेडिंग है शिवरायांच्या स्वराज्याचा अंत पेशवा ब्राह्मणांनी केला। ये किताब प्रकाशित होने के पहले बीजेपी के ब्राह्मण लोग और ब्राह्मण सेवा संघ एक संगठन बनाया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया और कहा इस किताब को प्रकाशित मत होने दो। अब हमारा कार्यक्रम चंद लोगों में होने वाला था। जब उन्होंने विरोध किया और टीवी में दिखाया गया तो पूरे पश्चिम महाराष्ट्र से बहुत तादाद में पुणे में लोग आ गए। हमारा जागृति का परिणाम हमारे लोगों को ठीक से समझ में आता है, मगर हमारे लोगों को जल्दी ज्यादा समझ में आता है जब ब्राह्मण बामसेब का विरोध करता है तो जल्दी समझ में आता है। उन्होंने विरोध किया, विरोध के बावजूद हमने किताब प्रकाशित किया। जब ब्राह्मण सड़क पर उतरे तब हमने कार्यक्रम किया। उस घटना से मैंने सबक लिया। हमने केवल एक छोटी सी जानकारी बाहर निकाली है तो ब्राह्मण को टाइटल से डर लग रहा है। जब हम इसका पूरा रिकॉर्ड पब्लिक करेंगे तो ब्राह्मण के विरोध करने के कारण हम ये डायरी को आज प्रकाशित कर रहे हैं। साथियों, रिकॉर्ड क्या कहता है? रिकॉर्ड ये कहता है कि 1818 की जंग होने के बाद प्रताप सिंह भोसले महाराज को सतारा के गद्दी पर छत्रपति के तौर पर घोषित करके राजा के तौर पर बिठाया जाता है। राजा बनते ही महाराज ने अपने संस्थान का दौरा किया। दौरा करने के बाद उनको पता चला कि सतारा संस्थान में 40 पाठशालाएं हैं और वो 40 स्कूल जो है वो ब्राह्मण चला रहे हैं। इसमें मराठाओं को तक पढ़ने का अधिकार नहीं है। महाराज ने पहला फैसला लिया कि मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं, मैं जिस महल में रहता हूं, आज से मैं उस घर में नहीं रहूंगा। और उस राजा ने उस महल को पाठशाला के तौर पर घोषित किया। हम ऋणी हैं प्रताप सिंह भोसले महाराज के। कई संस्थानिक राजा हुए मगर प्रताप सिंह भोसले महाराज पहला संस्थानिक राजा थे कि राजा बनते ही उन्होंने अपने लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया। मगर राजा को यह प्रेरणा कहां से मिली? तो राजा ने कहा जब मैं छोटा था, मेरा भाई छोटा था, हम राज परिवार के थे, हमको ट्रेनिंग देने के लिए भटजी आते थे, हमको तीर चलाने का ट्रेनिंग भटजी देते थे, हमें घुड़सवारी करने का ट्रेनिंग भटजी देते थे, मगर पढ़ाई लिखने का ट्रेनिंग भटजी नहीं देते थे। तो उनकी माई साहेब को ये बात चुभती थी। वो रिक्वेस्ट करती थी कि मेरे बेटे को पढ़ाई भी लिखाई सिखाओ, मगर छत्रपति के वंशज को घुड़सवारी और धनुर्विद्या पढ़ाई जाती थी, पढ़ाई लिखाई भटजी नहीं पढ़ाते थे। तो माई साहेब रात को 2 बजे 3 बजे जगती थी और अपने नन्हे बच्चे के मुंह पर पानी मारती थी, उनको कन्विंस करती थी और माई साहेब कहती थी तू ऐसा वैसा नहीं है बेटा, तू तो छत्रपति शिवाजी महाराज का वारिस है। केवल घुड़सवारी करना और धनुर्विद्या करना यही केवल हमारा काम नहीं है, तुम्हें लिखाई पढ़ाई करना होगा। माई साहब ने उनको पढ़ाई लिखाई किया, इसलिए उनको पढ़ाई का महत्व समझ में आया और यहाँ पर शूद्र लोगों के लिए, बहुजन लोगों के लिए पहला स्कूल खोला। यहाँ के हाईवे बनाए, यहाँ पर कैनल बनाए, ब्रिटिश लोग ग्रैंड अप और कई लोगों ने उनको 21 तोप की सलामी दी गई और उनके समर्थन में हाउस ऑफ कॉमन्स में ठराव पास किया गया। उनके लिए एक तलवार भेंट की गई और उनको विश्व अवार्ड से नवाजा गया।
ये कहते हैं ब्रिटिश लोग कि हम लोग यूरोप में देखते हैं कि कैसी कैसी सिविलाइज सोसाइटी है, प्रताप सिंह महाराज ने सातारा में आज खड़ी की। यहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं, आप जाते समय इन दुकानों के नाम पढ़ो, आज भी इनके अंदर है पेशवाई के कीड़े खत्म नहीं हुए। ये दुकानों के नाम है पेशवाई। हम खड़े हैं यहां महाराज के राजवाड़े के सामने, मगर दुकान जानबूझकर नाम क्या रखा है, पेशवाई। ये सातारा के लोगों को भी नहीं समझ में आता, अरे पेशवाई दुकान का नाम बना रहे और वाड़ा तो महाराज का है। ये अपमान भोसले घराने का ही नहीं, हमारी स्वाभिमानी आंदोलन का है। साथियों, महाराज ने डेवलपमेंट किया, महाराज राजा बने और महाराज राजा बनने के बाद कितने साल तक राज किया? छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज 1819 से लेकर 1839 तक सातारा का सम्मानीय राजा रहे। इतना दीर्घकाल तक राज किया, मगर इसकी एबीसीडी भी प्राथमिक जानकारी भी किसी को नहीं बताते। इतना दीर्घकाल राजा राज्य करने के बावजूद, मगर राजा क्यों खटकने लगा, किसके कारण खटकने लगा? उस ब्राह्मण का नाम है बालाजी पंत नातू पेशवा। यही है बालाजी पंत नातू पेशवा है जिसने शनिवारवाड़ा का भगवा ध्वज निकाला और ब्रिटिश लोगों का झंडा फहराया। वो यहां आया और यहां ग्रैंड डब का कारकुन बन के आया और महाराज को ब्लैकमेल करने लगा, कम कीमत बताने लगा और यहां रहकर वो राजबाट में शामिल हुआ। बाजीराव पेशवा कहा गया? बाजीराव पेशवा उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिठूर में गया। बाजीराव को कैद नहीं रखा, बाजीराव को छल नहीं हुआ, बाजीराव ने कई ब्रिटिश अधिकारियों को मारा था, यहां तक कि गंगाधर शास्त्री भट्ट नामक ब्राह्मण को पांडुरंग अर्थात पंढरपुर के मंदिर के अंदर मारा था ताकि इल्जाम ब्रिटिश लोगों के ऊपर आ जाए। जो बड़ौदा का मंत्री था उसकी हत्या पंढरपुर के मंदिर में बाजीराव ने की थी, त्र्यंबक डेंगले के द्वारा। साथियों, बाजीराव को कोई कष्ट नहीं हुआ और बाजीराव को सालाना 8 लाख रुपए तनख्वाह मिला और साल में 3 लोगों का मर्डर का लाइसेंस मिला। 16 बीवियां हुई, बहुत सारी उसने संपत्ति इकट्ठा की, ब्रिटिश लोगों को ब्याज पर पैसा देता था। साथियों, वो बाजीराव पेशवा, उसको तकलीफ हो रही थी कि मेरा राज्य को शिफ्ट किया मगर सातारा का राज्य खत्म होना चाहिए। यही वो बालाजी पंत नातू पेशवा है जो बालाजी के साथ साठगांठ किया और महाराज के खिलाफ अभियान शुरू किया और महाराज को इतना परेशान किया कि उसने सारे मंत्रिमंडल में ब्राह्मण घुसेड़े, अपना जमाई को घुसेड़ा, अपने रिश्तेदार को घुसेड़े। आज भी यहाँ के जो राजा है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो बहुत सारी जमीनें हैं ये बालाजी पंत नातू पेशवा ने कब्जा की है सातारा में, वो आप लोगों की है, भोसले घराने की है। पुराने रिकॉर्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा ये ब्राह्मण ने एक गुप्त प्लान किया। सन 1832-33 में महाराज ने अपना खुद का राज्याभिषेक किया। आज आरएसएस बीजेपी के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन मना रहे, लोगों को अफजल खान का उदाहरण देकर मुसलमानों के खिलाफ माहौल खराब कर रहे। मगर राज्याभिषेक का विरोध किसने किया? मुसलमान ने किया, ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों ने क्या कहा? शूद्र का। उसी तरह प्रताप सिंह महाराज को शूद्र का। और जब महाराज की बदनामी हुई तो वेदोक्त प्रकरण जो कायस्थ लोगों ने मदद किया तो उनके खिलाफ 2000 ब्राह्मणों ने मोर्चा निकाला। जब ब्रिटिश अधिकारी लोग वाई में आए तो 2000 ब्राह्मणों ने मोर्चा निकाला और मोर्चा निकालकर महाराज का और हमारा निजी मामला है, हम महाराज को शूद्र कहे या कुछ भी कहे, अंग्रेज लोगों को हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथियों, महाराज को
जब प्रताड़ित किया गया तो उनकी डायरी बताती है महाराज ने तुरंत फैसला लिया, और इस डायरी में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये ब्राह्मण लोग मुझे इतना दुख तकलीफ दे रहे हैं। उन्होंने खुद लिखा है, अपने हाथों से लिखा है। मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे पूर्वजों के साथ उन्होंने कितना घिनौना काम किया होगा, और उन्होंने ग्रैंड डब के सामने इस बात की जाहीर कबुली दी। हे जरा जास्तच झालं, माझ्या पूर्वजांनी पेशवा ब्राह्मणांना नोकर म्हणूनच ठेवायला पाहिजे होतं। नोकर म्हणून आले आणि स्वराज्याचे मालक झाले। माझ्या पूर्वजांनी ब्राह्मणांना वाजवीपेक्षा जास्त महत्व द्यायला नको होते। ये बहुत बड़ी समीक्षा है। खुद राजा के वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज इस बात की कबूली देते हैं कि ब्राह्मणों को मेरे पुरखों ने ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए था। ये मराठा और तमाम बहुजन लोगों के लिए सबक लेने वाला मामला। साथियों, ब्राह्मण लोगों ने और प्रताड़ित किया, और बालाजी आवजी चिटनी और बालाजी पंत नातू पेशवा ने जो सतारा का नया रेसिडेंस आ गया, ग्रैंड डब चला गया और नया रेसिडेंट आ गया जिसका नाम है कर्नल ओवेंस। कर्नल ओवेंस को पैसा दिया होगा, लड़की दिया होगा, ये तो उनके खेल है। ये पहला ऐसा ब्रिटिश गंदा आदमी था जो पहले बार ब्राह्मण के साथ खड़ा हुआ, गद्दार आदमी। कर्नल ओवेंस ब्रिटिश अधिकारी इसके उंगली पर नाचने लगा, और महाराज को खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। और वो षड्यंत्र क्या था? नंबर 1, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि महाराज ने जो ब्रिटिश लोगों के साथ जो करार किया है, जो ट्रीटी किया है, जो समझौता किया है, उसका महाराज उल्लंघन कर रहे हैं, यह आरोप लगाया। दूसरा आरोप साथियों यह लगाया कि महाराज लोगों ने पोर्तुगीज सरकार के साथ गुप्त समझौता किया है, और गोवा में रहने वाला मैनुअल डॉन नामक एक ब्रिटिश आदमी के साथ गुप्त समझौता यह किया है कि महाराज जल्द ही 35,000 की फौज महाराष्ट्र में पोर्तुगीज देश से बुलाने वाले हैं, और महाराज कभी भी ब्रिटिश लोगों को भारत से भगाने वाले हैं। ऐसा ये बालाजी पंत नातू पेशवा ने बताया। किस आधार पर बताया साथियों? इस आधार पर बताया कि महाराज की मोहर का गलत इस्तेमाल किया, और गोवा के अंदर ऐसे 2 खत मिले, 2 ब्राह्मणों के पास खत मिले, और वो ब्राह्मण संदिग्ध मौत में मिले, यानी वो जिंदा भी नहीं थे, मगर उनके पास खत मिले। और ब्रिटिश अधिकारी कर्नल ओवेंस ने बाजीराव पेशवा और बालाजी पंत नातू के प्रभाव में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी को गलत रिपोर्ट दे दिया, और यह कहा कि महाराज सतारा का राजा ब्रिटिश के खिलाफ आर्मी एक्शन कर रहा है। महाराज को कहा गया इंक्वायरी में कि आप गुनाह को कबूल करो, आपको हम राजा रखेंगे। महाराज ने लिखित में और ओरली कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का खून हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मैं मरना पसंद करूंगा, मगर मैं ब्राह्मणों के सामने झुकूंगा नहीं। ये साजिश बालाजी पंत नातू की है, इसकी जांच की जाए। साथियों, ब्रिटिश अधिकारी लोगों ने, कुछ उनके समर्थक लोग जो रिटायर्ड होकर चले गए थे, जिसमें ग्रैंड डब था, ग्रैंड डब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कन्विंस करने का बहुत प्रयास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं माना। जो बॉम्बे का गवर्नर था, रिटायर्ड होकर गया था, उसने नहीं माना। आज जो ये जो वाघ नखे शेर के नाखून की चर्चा कर रहे हैं, ग्रैंड डब ने खुद लिखा हुआ है। मैं जज साहब का सम्मान करता हूं, क्योंकि जज साहब नपीतुली बात करते हैं। ये शेर के नाखून प्रताप सिंह भोसले महाराज ने
आप ब्रिटिश लोग मेरे साथ विश्वासघात न करो, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं। ऐसा ग्रैंडअप ने मान्य किया, उसने मुझे दिया। अब वो मामला है, वो है या नहीं हो क्या, खुद भी इनका मामला है, मगर ब्रिटिश लोगों ने धोखेबाजी किया। साथियों, ये सतारा के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति को यह जानना होगा कि सतारा के महाराज के साथ क्या किया। कर्नल ओवेंस ने 2000 फौज महाराज के महल पर रात के 1 और 2 बजे के बीच में भेजी। तारीख 4 सितंबर 1839 रात 1 और 2 बजे के बीच में महाराजा जब रात की गहरी नींद में सोए थे, 2000 गंधारी लोग आए, महाराज को घसीटा। महाराज का जो पोशाक था, वो अब महाराज नहीं है, वो नाइट ड्रेस में सोए हुए, निश्चिंत सोए हुए, उनके गंधारी लोग उनके महल में घुसे, राजा को घसीटा गया। राजा पूछ रहे मैंने क्या किया। रात के ऊपर उनके ऊपर मिलिट्री एक्शन की गई। राजा को घसीटकर महल के बाहर लाया, राजा के चचेरे भाई को पकड़ कर लाया, क्योंकि वो निष्ठावान था, राजा का समर्थक था। उसकी पत्नी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज की एक महिला जो पेट से प्रेग्नेंट थी, उसको भी घसीटा गया और महाराज के तमाम परिवार के लोगों को बग्गी में बिठाकर रात ही बनारस को लेकर जाने का फैसला किया। साथियों, जब ये सवेरे हुआ तो कहां पर पहुंचे, तो प्रबोधन का ठाकरे कहते हैं कि वो कहां पर पहुंचे, तो सतारा के अंदर एक गांव है, वहां पर उनको रखा गया। और वो राजवाड़ा में रहने वाला महान वंशज आदमी कहां पर रखा, तो दूसरे दिन महाराज को गाय और भैंस के तबेले में रखा गया। ऐसी जगह पर छत्रपति महाराज को रखा गया। ये बात ब्रिटिश कोर्ट में उठाई गई। ब्रिटिश लोगों ने और बालाजी पंत नातू ने सवेरे तक कहां तक गए, सतारा के बाउंड्री तक गए, तो महाराज को जानवरों के तबेले, जानवरों के पास कैद करके रखा। और ब्रिटिश कोर्ट में किए गए आर्गुमेंट के रिकॉर्ड के आधार पर मैं बोल रहा हूं। यह इतिहास हमारे लोगों को नहीं बताते। इतिहास में नंद ब्राह्मण को क्यों फांसी पर लटका, इसकी चर्चा करते हैं लॉ की हिस्ट्री में। लॉ को जो बच्चे पढ़ते हैं, तो नंद कुमार देव को फांसी पर क्यों लटकाया, लॉ को पढ़ने वाले लोगों को पढ़ाते। मगर सतारा के राजा के साथ क्या किया, उसकी भी कोर्ट केस हुआ, इसकी चर्चा भारत के लॉ हिस्ट्री में नहीं करते। साथियों, रास्ते में महाराज की भाई की बहन जो प्रेग्नेंस थी, वो चिल्लाने लगी, उसको पीड़ा होने लगी, प्रसव वेदना होने लगी। तो उनका चचेरा भाई कहने लगा, अरे मेरा छोड़ो, मेरे भाई का छोड़ो, मगर उसकी कोख में छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज है, कुछ तो करुणा करो, कुछ तो दया करो, कुछ तो रहम करो। साथियों, राजा के सामने ही राजा का भाई का सर तोड़ दिया गया, उनका भाई का कत्लेआम कर दिया रास्ते में। वहीं पर उनकी लाश को धकेल दिया गया और काफिला आगे चला। इतनी क्रूरता क्यों किया, इतना जुल्म उन्होंने क्या किया। साथियों, राजा को वहां कैद किया गया। राजा के पास अपने शरीर के ऊपर कपड़ा था, वही कपड़ा था, पैर में जूता चप्पल कुछ भी नहीं था। राजा के ऊपर घिनौना आरोप किया। सन 1839 से लेकर छत्रपति का वंशज कहां रहा, बनारस में रहा, बनारस में रहा। ब्राह्मण लोग नहीं बता रहे क्या कहा गया, कैद में रहे, तो इसके लिए शब्द वनवास में रखा गया। छत्रपति का वंशज बनारस में कैद करके रखा गया और उनके समर्थन में कोई खड़ा ना हो, इसकी खबरदारी ली गई। मगर रंगो बापू गुप्ते एक निष्ठावान, ईमानदार, कायस्थ व्यक्ति, समाज से भीख मांगा, पर राजा के पास पैसा था मगर देख नहीं पाया। राजा को वहां शिफ्ट किया,
कुछ लोगों से चंदा इकट्ठा किया और लंदन गया और लंदन जाकर राजा की लड़ाई लड़ा और राजा की लड़ाई जीतने ही वाला था। राजा के समर्थन में आर्गुमेंट्स हो रहे, राजा के समर्थन में चर्चा हो रही है, तो राजा को जितना ही समर्थन मिल रहा था, इस आदमी रंगो बापूजी गुप्ते जब आए, राजा की मृत्यु के बाद आए, तो बॉम्बे में ब्राह्मणों ने कहा प्रायश्चित लो, तुम कायस्थ हो, तुम ब्रिटिश लोगों के पास रहो, उनके हाथ से खाना खाए हो, तुम प्रायश्चित लो। साथियों, उस आदमी को इतना छला है, रंगो बापू गुप्ते को इतना छला है, अभी तक रंगो बापूजी का मृत्यु कहां पर हुआ ये कोई बताने वाला इतिहासकार आगे नहीं आया। उनको गृह त्याग करना पड़ा, इतना टॉर्चरिंग किया कि रंगो बापू गुप्ते को गृह त्याग करके भागना पड़ा, इतना टॉर्चरिंग किया क्योंकि उसने छत्रपति के वंशज को निर्दोष सिद्ध किया था। इसका पनिशमेंट दिया गया और कायस्थ लोग आज भी गूंगे बहरे हो चुके। बाला साहब ठाकरे कायस्थ, उद्धव ठाकरे कायस्थ, राज ठाकरे कायस्थ। कायस्थ है ना वर्ण व्यवस्था में शूद्र, ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कह रहे हैं कि कायस्थ कौन है? ब्राह्मण है। मैं टिप्पणी साहब को हमेशा कहता हूं, पहला स्टेटमेंट बोलो हम ब्राह्मण नहीं है, हम लोग कायस्थ है। ये मैं इनको इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपकी लड़ाई भी हमको लड़नी पड़ रही है, आपकी लड़ाई तो आपको लड़नी चाहिए। साथियों, इस मौके पर मैं आपको ये जानकारी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि छत्रपति के वंशज को जिसने छलने का काम किया, जिसने तकलीफ देने का काम किया, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर जो वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो आरोप लगाए गए, मैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स के और ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट में जो कोर्ट के चला, मैं उसका संक्षिप्त ब्यौरा इस मौके पर दे रहा हूं ताकि पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों को मालूम होना चाहिए। जो लोग आज छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर हमारे भोले भाले मराठा लोगों से सोना इकट्ठा करके आरएसएस को दे रहे, और आरएसएस क्या कर रहा है? बम ब्लास्ट कर रहा है। आरएसएस देशभक्ति का काम नहीं कर रहा है, बम ब्लास्ट कर रहा है। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर कौन है? मोहन भागवत नहीं बता रहे, मीडिया वाला नहीं बता रहा है। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर सदाशिवपेट का ब्राह्मण है, डीआरडीओ का हेड साइंटिस्ट था। इसने भारत सरकार के पास कौन कौन से वेपन है वो सारी सीक्रेट जानकारी पाकिस्तान को भेज दी। इसको तो शनिवारवाड़ा पर फांसी देना चाहिए था। ये जो डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर है, अभी भी वो रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। एटीएस ने उसके व्हाट्सएप मैसेज से उसको पकड़ा। अरे ये जानकारी औरत के नाम पर बेचने वाले लोग हैं। कुरुलकर को केवल मैसेज भेजा पाकिस्तान की गोरी औरत ने, तो इसके एवज में उसने भारत सरकार की गुप्त जानकारी दी, मगर ये गुप्त जानकारी भारत के लोगों को मालूम होनी चाहिए। देशद्रोही लोग हैं ये, आतंकवादी लोग हैं ये, और ये आतंकवादी लोगों का पर्दाफाश ये मीडिया नहीं कर रहा है, यहां पर हम कर रहे हैं। हमारा सीना चौड़ा हो रहा है कि छत्रपति के वारिस के हम वैचारिक वारिस है, हम उनको नंगा करेंगे। साथियों, उसके ऊपर जो आरोप लगाए मैं आपको बता रहा हूं, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये केवल सतारा के लोगों को नहीं जानकारी हो रही है, ये तमाम महाराष्ट्र के लोगों को, देश भर के लोगों को जानकारी हो रही है। जो ब्रिटिश कोर्ट के जानकारी हमने लाई, वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। बाळाजी पंत नातूची पापे याचिकेत बाळाजी पंत नातू विरोधात केलेले आरोप, याचिकाकर्ता अत्यंत विनंतीपूर्वक सरकारकडे हे मांडू इच्छितो की बाळाजी पंत नातू यांनी किती मोठ्या प्रमाणात घोटाळे केलेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात लाच घेतलेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात चुकीचे व्यवहार केलेले आहेत। त्यामुळे लेखी व तोंडी साक्षीद्वारे सुद्धा या प्रक्रियेमध्ये बाळाजी पंत नातूच्या विरोधात चौकशी समिती पुढे पुरावे सादर करीत आहेत। पहिला आरोप, हे सगळ्या लोकांना माहीतच आहे की ब्रिटिश सरकारला
पंत सचिव हे पद नियुक्त करायचे होते, परंतु बाळाजी पंत नातूने ब्रिटिश सरकारवर त्याचा प्रभाव निर्माण केला आणि सचिव या पदासाठी स्वतःचे नाव सुचवून स्वतःच फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. बाळाजी पंत नातू यांनी प्रमुखाची आई यांना आपल्या विश्वासात घेतले आणि नंतर कारभारासोबत आपला गडजोड बनविला. बजाबा सिकंदर हा त्याचा खास खबरी व जवळचा व्यक्ती होता आणि त्याने त्याला त्याच्या मदतीसाठी खासगीमध्ये 1 लाख रुपये रक्कम दिली. सचिव एवढी मोठी रक्कम स्वतःच्या जबाबदारीवर देऊ शकत नव्हता. त्यावेळी नातू याने त्याला ही योजना सुचवली की सदरील ही कॅशच्या स्वरूपात देण्यात यावी आणि उर्वरित रक्कम ही बॉन्डच्या स्वरूपात देण्यात यावी. अशा प्रकारे वरील रक्कम ही त्याला देण्यात आली आणि उर्वरित रक्कम ही वार्षिक टप्प्याटप्प्याने देण्यात ठरले. हा घोटाळा किंवा पैशाचा गैरव्यवहार लक्षात येऊ नये म्हणून नातू याने स्वतःच्या खात्यात सुद्धा बनावटी कृत्य केले आणि सचिवाच्या खात्यात देखील बनवाबनवी केली आणि चुकीची माहिती रेसिडेंटला कळविली. परंतु अशा प्रकारच्या व्यवहारामुळे सचिवावर 80,000 रुपयाचे कर्ज त्यांच्या डोक्यावर झाले होते. त्याच्या बदल्यात नातूला त्या रकमेवर व्याज मिळत होते आणि टप्प्याटप्प्याच्या इन्स्टॉलमेंट मध्ये सुद्धा त्याला फायदा होत होता आणि अशा प्रकारे त्याने सचिवासोबत गैरव्यवहार करून सचिवाकडून 2 गाव इनाम म्हणून मिळविले होते. नंबर 2, सातारा शहरामध्ये एक वाडा होता आणि त्याच्या लगतची काही जमीन ही पंत अमात्याला इनाम म्हणून दिलेली होती. त्यानंतर राजा प्रतापसिंह यांनी ती त्यांच्या ताब्यात घेतलेली होती. राजाला त्यांच्या जागेवरून पदच्युत केल्यानंतर ती जागा पुन्हा अमात्याला इनाम म्हणून परत देण्यात आली आणि बाळाजी पंत नातू यांनी त्यांच्या जवळचे व्यक्ती रघुपंत गोगटे यांना जागा म्हणून इनाम दिली आणि अमात्याकडून 8,000 रुपये मिळविले आणि ती रक्कम मूळ रकमेच्या जवळपास निम्मी होती. त्याचबरोबर नातू याने दुसरी एक जमीन 200 रुपये किमतीची अमात्याला इनाम म्हणून दिली. तिसरा आरोप, खुसाब खान गंगाबाई डफळी यांची प्रॉपर्टी रेसिडेंटच्या ताब्यात घेतलेली, त्यावेळेस राजाला काढून ती ताब्यात घेण्यात आली. चौथा आरोप, डफळी परिवारासोबत एक व्यक्ती काय करायचा ज्याचे नाव रामचंद्र डफळी असे होते, जो फक्त 75 ते 80 वर्षाचा होता आणि त्याच्या जवळपास 7 गावे होती. बाळाजी पंत नातू याने त्याच्याकडील सर्व गावे आपल्या ताब्यात घेतली आणि त्याने त्याच्यासोबत करार केला. आबा जोशी हा त्याच्या पत्नीचा नातेवाईक होता आणि त्याच्या माध्यमातून त्याने खूप मोठ्या प्रमाणात लाच प्राप्त केली. रेसिडेंटला खोटी माहिती सांगून मूर्ख बनविले आणि रामचंद्र याचकडील 6 खेडी सुद्धा स्वतःच्या ताब्यात घेतली. 5वा आरोप, ब्रिटिश सरकारने सांगितल्याप्रमाणे भागीरथीबाई डफळी ही जाट जमातीची होती. तिला देखील उत्तराधिकारी म्हणून तिच्या नातलगापैकी एक मुलगा दत्तक हवा होता आणि तर नातूने साताऱ्याच्या जवळील एक मुलगा शोधून काढला आणि त्याच्या नातलगांना म्हणाला की मी तुमच्या मुलाला त्या बाईचा उत्तराधिकारी म्हणून देतो. त्याच्या बदल्यात त्यांनी भरपूर लाच घेतली. 6वा आरोप, बाळाजी पंत नातूला सुरुवातीला वाटले की शीख मीर वायकर याला रोखणे अशक्य आहे, त्यामुळे त्याने मुलाला कुठून तरी उचलून आणले आणि जागीरदाराचा भाऊ असल्याचे दाखविले, जेणेकरून जागीरदाराच्या जागेवर नंतर त्याला उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येईल. अशा प्रकारे त्याने 1600 रुपयाची लाच स्वीकारली. 7वा आरोप, ब्रिटिश सरकारने असे ठरविले की काटकूर हा मुलगा वयात आला होता आणि जागीरदाराच्या जागेवर त्याला ठेवावेसे त्यांना वाटले. त्यावेळी बाळाजी पंत नातूने त्या तरुण युवकाला गंडविले आणि त्याच्याकडून रामचंद्र राय निंबाळकर जो नवीन कारभारी म्हणून नियुक्त ठेवला होता त्याच्या माध्यमातून आबा जोशी या नवीन वकिलाच्या माध्यमातून या मुलाकडून नातूने सोन्याचे दागिने, विविध किमती भांडे, रक्कम अशी 15,000 रुपयाची संपत्ती उकळवली. साथियो, असे त्याच्यावर वेगवेगळे आरोप आहे आणि त्याच्यावर एवढे गंभीर आरोप आहे की ज्याच्याबद्दल तुम्ही कल्पना करू शकत नाही. पहिला मुद्दा होता की राजाला साताराच्या मधोमध असलेला बगीचा हा इनाम देण्यात भाग पाडले होते आणि हा बगीचा मरण पावलेल्या सेनापतीच्या ताब्यात होता. नातूने तो बळजबरीने स्वतःच्या ताब्यात करून घेतला. दुसरा मुद्दा म्हणजे त्याने ब्रिटिश सरकारमध्ये वर्तमान राजाकडून मोठ्या प्रमाणात इनामी गावे मिळवून घेतली, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 ते 9,000 रुपये होते. तिसरा मुद्दा म्हणजे अप्पासाहेब
हे गादीवर बसल्यानंतर नातूने त्यांना सांगितले, एका मंदिरात चौघडा ठेवण्याची त्यांची प्रतिज्ञा केली आहे आणि माननीय महाराजांनी आपल्याला ही करण्याची परवानगी द्यावी आणि त्याच्या बदल्यात एक गाव इनाम म्हणून द्यावे, ज्याचे वार्षिक उत्पन्न 1200 रुपये एवढे होते, असे त्यांनी राजाला लुटले. चौथा मुद्दा म्हणजे सातारा शहरामध्ये एक वाडा, ज्याला दावलचा वाडा म्हटले जाते आणि ज्याच्यासाठी वार्षिक मेंटेनन्स म्हणून 1000 रुपये नातूने राजाकडून घेतले. पाचवा मुद्दा म्हणजे माननीय महाराजांच्या तिजोरीतून नातूने एक किमती हार ढापला आणि त्याची किंमत ही राजाच्या नावावर टाकून दिली. सहावा मुद्दा म्हणजे राजाच्या घोड्यापैकी एक घोडा सुद्धा त्याने स्वतःसाठी घेतला आणि आपल्या मुलासाठी त्याने एक चांगला घोडा घेतला. सध्या हे दोन्ही घोडे नातूकडेच आहेत आणि त्याची किंमत 3000 रुपये आहे. त्याने माननीय राजाकडून त्याच्या स्वतःसाठी, मुलासाठी, बायकोसाठी, मुलांच्या बायकासाठी, सुनासाठी, नातेवाईकांसाठी तसेच त्यांच्या नोकर चाकरासाठी पोशाख बक्षीस म्हणून राजाकडून मिळवले, ज्यांची किंमत 10,000 रुपये होती. आठवा मुद्दा म्हणजे नातूने माननीय राजाकडून एक पालखी सुद्धा मिळवली, ज्याची किनार ह्या सोन्याने बनवलेली होती. त्याची किमती जडणघडण होती आणि त्याची किंमत 1000 रुपये होती. नववा मुद्दा म्हणजे माननीय महाराजाकडून घोड्यांना गवत व राजवाड्यासाठी जळण देण्यासाठी त्याने कुरणे सुद्धा राजाकडून मिळवली होती. 10वा मुद्दा म्हणजे नातूने माननीय महाराजाकडून फुरकान मंडप सुद्धा मिळविला, जाजमा सहित त्याची किंमत 300 रुपये होती. 11वा मुद्दा म्हणजे चौकशीच्या अंतिम टप्प्यात अप्पासाहेब महाराज हे रेसिडेंटच्या जवळ तंबू ठोकून राहत होते. त्यावेळेस त्यांच्या घोड्यासाठी मिळणाऱ्या सर्व खाद्यपदार्थ बाळाजी पंत नातू त्यांना देत असे. 12वा मुद्दा म्हणजे बाळाजी पंत यांच्या पत्नीचा नातेवाईक आबा जोशी, त्याला केतकर याच्याकडून अगोदर 100 रुपये मानधन वर दर महिना मिळत होते. साथियो, ब्रिटिश सरकारकडून त्याला 50 रुपये मानधन मिळत होते. एकूण 75 रुपये वाढीव भत्ता मंजूर झाला. तसेच राजाकडून देखील त्याला 25 रुपये मंजूर केले. साथियो, 13वा मुद्दा म्हणजे बाळाजी पंत नातू याने त्याचा जावई नारायण शास्त्री थत्ते, जो पुण्याला राहत होता, त्याला आपल्या सासऱ्याकडून दर वर्षाला 1250 रुपये साताराच्या तिजोरीतून देण्याची सोय केली. 14वा मुद्दा म्हणजे बाळाजी पंत नातूच्या नातवाला पुण्याचे आबा नागुरकर यांची मुलगी दिली होती, तर त्याला सुद्धा बाळाजी पंत नातूने 50 रुपये वेतन राजाच्या तिजोरीतून सुरू केले. 15वा मुद्दा म्हणजे बाळाजी पंत नातू याचा सहकारी रघुपंत गोगटे याला सुद्धा 25 रुपये पेन्शन मंजूर केले. 16वा मुद्दा म्हणजे राजाचा कारकून धोंडोपंत याला सुद्धा राजाच्या तिजोरीतून 12.5 रुपये मासिक वेतन सुरू केले. बाळाजी पंताचा पुतण्या रावजी फरकिया याला सुद्धा अशाच प्रकारचे वेतन सुरू केले. 18वा मुद्दा म्हणजे राजाच्या तिजोरीतून बाळाजी पंताचा जासूद याला सुद्धा असेच पेन्शन सुरू केले. आणि विशेष म्हणजे बाळाजी पंत नातू याच्याकडे नारायण देशमुख कावडोलकर हे परिचयाचे होते. त्याच्या बदल्यात नातूने राजाच्या तिजोरीतून मासिक 25 रुपये त्याला वेतन सुरू केले. आणखी माहिती अशी मिळाली की बाळाजी पंतने एक मनी नावाची नृत्यांगना मुलगी हिला ठेवली होती आणि राजाच्या तिजोरीतून तिला दरमहा 100 रुपये दिले होते. त्याने त्याचे सर्व नातलग, सगळे सोयरे, ओळखीचे सर्वांना राजाच्या सेवेमध्ये नियुक्त केले आणि त्यांनी हा जो राजाचा पैसा आहे हा त्यांनी त्या लोकांना वाटला. ही जो जानकारी है, ये जानकारी आपको लिखित में मिलने वाली है. इसका प्रचार प्रसार करो और ये पेशवा ब्राह्मणों को नंगा करो. आखिर में बात ये है साथियों कि मुझे जानकारी मिली है कि पुलिस पदाधिकारी कह रहे हैं कि भिड़े फडणवीस पर आपको नहीं बोलना चाहिए. हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे लोगों को जगाना हमारा फंडामेंटल राइट है. भिड़े को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सारे विरोधी लोगों ने असेंबली में पूछा क्यों नहीं किया. तो जो गृह मंत्री है वो कह रहा है गुरुजीचे हिंदुत्वाचे काम खूप चांगले आहे, मगर उनकी जांच की जाएगी और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी. हमारे आदमी ने आरटीआई से पूछा, गृह मंत्री साहब अब तक कार्रवाई की क्या? तो गृह मंत्री विभाग से निर्लज्जता से जवाब आया, किसी ने कंप्लेंट ही नहीं की तो अरेस्ट कैसे करेंगे. यानी गृह मंत्री कह रहा है मैं अरेस्ट करूंगा
और जब हमने उनको आईटीआई से जानकारी पूछा तो गृह मंत्री विभाग दे रहा, किसी ने कंप्लेंट ही नहीं किया, तो हम उनको अरेस्ट कैसे करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, भिड़े एक बोटे के खिलाफ पिछले महीने में भारत मुक्ति मोर्चा ने लगभग 20,000 लोगों का मोर्चा निकाला था अरेस्ट करने के लिए। तो हम लोग आने वाले समय में ये जानकारी मनोहर भिड़े को आप लोग दे दो। ये जो देवेंद्र फडणवीस है, दंगलेंद्र फडणवीस है, ये गृह मंत्री नहीं है, उसको भी ये जानकारी दे दो आपके विभाग के द्वारा कि अगर भिड़े एक बोटे को ये आगे करते हैं और गृह मंत्री उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, ये अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद करते हैं और महाराष्ट्र में 2024 का खूनी खेल खेलते हैं, तो हमने पुणे में मोर्चा निकाला। आने वाले समय में 4-5 लाख लोगों का मोर्चा सांगली में निकालेंगे। फडणवीस अरेस्ट नहीं कर रहा है तो जनता उसको जवाब देगी। और देवेंद्र फडणवीस कोई साधु नहीं है, देवेंद्र फडणवीस कोई महात्मा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में फसाद करने वाला है। मराठाओं को पीटा उसने, मराठा लोग जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उनको पीटा, भीमा कोरेगांव का फसाद करवाया। अरे सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के ऊपर है, बाद में योगी के ऊपर है। ये रिकॉर्ड है भारत सरकार का, सबसे ज्यादा गुनाह किस पर हुए? देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद योगी के ऊपर हुए। तो साथियों, एक जानकारी आपको बताना चाहता हूं कि शिवाजी नगर में एक आदमी रहता है, ऐसा एटीएस ने जानकारी किया था, खासकर कि जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट में। और उसके पास ये लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर और ये जो टेररिस्ट लोग थे वो पुणे के शिवाजी नगर के एक हिंदुत्ववादी नेता के घर पर 1.5 महीना रुके थे, ऐसा करकरे साहब ने जांच में बताया था। वो किसके तरफ जा रहा है बता नहीं रहे हो, कौन है वो? इतना बड़ा नेता हो, शिवाजी नगर में रहता है। साथियों, मैं अंतिम बात यहां पर बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है ये सत्ता पर नाजायज कब्जा करने के कारण है। ब्राह्मण 3.5% है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, और महाराष्ट्र के फडणवीस की जाति की चित्पावन ब्राह्मण की संख्या 5% है। 5% वाला आदमी नचा रहा है मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, उनके दल को तोड़कर इस्तेमाल कर रहा है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी पार्टी को नहीं तोड़ा गया। साथियों, महाराष्ट्र में वो लोग हमारे लोगों का वोट के अधिकार को छीनकर सत्ता पर कब्जा में बैठे हुए हैं, उनकी संख्या केवल 3.5% है। और ये जो 3.5% वाले लोग हैं, इनका डीएनए टेस्ट हो चुका है। और हमारे SC ST OBC और मुसलमान, सिख, लिंगायत, जैन, बुद्धिस्टों का डीएनए टेस्ट हो गया है। हमारे डीएनए का नाम है L3MN, हमारे बहुजन लोगों के डीएनए का नाम है L3MN, ब्राह्मणों का डीएनए का नाम है R1A1 है, समझ में आ रहा है? ब्राह्मणों के डीएनए का नाम है R1A1, हमारे बहुजन समाज के लोगों का डीएनए का नाम है L3MN। भागवत, गडकरी, फडणवीस, मिश्रा, पांडे, दुबे, भिड़े एक बोटे का डीएनए मराठा से मैच नहीं होता, ओबीसी से मैच नहीं होता, आदिवासी से मैच नहीं होता, मुसलमानों से मैच नहीं होता। उनके देश का नाम है वेस्ट यूरेशिया। ये लोग भारत के लोग नहीं है, इनको भारत माता की जय करने का भी अधिकार नहीं है। चला, भारत हमारा भारत है, तुम विदेशी हो और तुम्हारा डीएनए विदेशी है। तो ब्राह्मण विदेशी होने के कारण वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, छुआछूत पैदा किया, क्रिमिनल ट्राइब्स पैदा किया, हमारे महिला को गुलाम बनाया। हमारे लोगों को ये जानकारी मालूम नहीं है। आरएसएस आतंकवादी संगठन है। ये किताब महाराष्ट्र के पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब, SM मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी। किताब का टाइटल है ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड।
बम फोड़े आरएसएस के ब्राह्मणों ने और सूली पर चढ़ाए बेकसूर मुसलमान। साथियों, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, बीजेपी आतंकवाद को पनाह देने वाला दल है। आरएसएस आतंकवादी संगठन है। फरीदाबाद की मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को पूछा कि लोग हमें पूछ रहे बम ब्लास्ट क्यों कर रहे हम लोग, नाम तो मुसलमान का हो रहा है मगर क्यों कर रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने जवाब दिया, बम हम ही फोड़ रहे, सत्ता पर हमारे ही लोग है, मीडिया हमारे पास है, जजेस ब्राह्मण हमारे हैं, जांच एजेंसियां हमारे कंट्रोल में है, हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। हम भारत के लोगों को बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान लचीला है, इसलिए बाहर से लोग आ रहे, मुस्लिम आतंकवादी आ रहे, इसलिए बम फोड़ रहे। उसने आगे ये कहा, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में करकरे साहब ने जो चार्जशीट दाखिल किया, 48 वीडियो और ऑडियो के प्रमाण पर बोल रहा हूं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी पास में रखकर बोल रहा हूं कि आरएसएस और बीजेपी के लोग देश को बर्बाद कर चुके हैं, देश में नफरत का माहौल फैला रहे। उस फरीदाबाद की मीटिंग में एक बीजेपी का एमपी गया तो पुरोहित ने उसकी तरफ इशारा करते कहा, ये माननीय सांसद है और बीजेपी के सांसद है, पूर्व में आरएसएस के प्रचारक थे। इसका मतलब ये रिकॉर्ड बता रहा है कि केवल आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बीजेपी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आने वाली 26 तारीख को चुनाव आयोग के मुख्यालय पर हम 5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाने वाले, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बीजेपी के लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल थे, इसलिए बीजेपी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाए। अरे समाज को मालूम होना चाहिए, मीडिया वाले राष्ट्रद्रोही मीडिया है, भारत का मीडिया राष्ट्रीय मीडिया नहीं है। ब्राह्मण बनिया मीडिया, मालिक बनिया, संपादक ब्राह्मण, दोनों तय कर रहे इस इशू को इशू नहीं बनाना है, वो राष्ट्रीय मीडिया नहीं है, राष्ट्रद्रोही मीडिया है। अगर देशभक्त है तो कुरुलकर को निकालो ना नंगा, अगर देशभक्त है तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को करो ना नंगा। वो खुद कह रही थी, फोन टैपिंग हुआ, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा इतने कम लोग क्यों मरे, मेरी गाड़ी थी उसमें बम मैंने रखवाने को कहा, इतने लोग कम क्यों मरे। साथियों, जिसके ऊपर बम ब्लास्ट के आरोप है इस देश की सांसद है। लोकतंत्र का क्या भविष्य होगा अगर लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वही लोग अगर टेररिस्ट हो गए तो भारत का लोकतंत्र का भविष्य क्या है। साथियों, वो लोग कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, मनोहर भिड़े और एक वोटे को आगे करके प्रचार किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने वाले। हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है, ब्राह्मणों का राष्ट्र बनने वाला है। साथियों, उन्होंने सारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग खत्म किया। तुम मुर्दे हो क्या, तुम लोग मर गए हो क्या। नाल को बेच दिया, तेल को बेच दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, भारत सरकार की रेल कंपनी बेच दी। अब दो गवर्नमेंट सेक्टर बचे, एक प्राइमरी स्कूल और सरकारी अस्पताल। आप देखो, थाना में ज्यादा लोग मरे ऐसी खबर बताई, नांदेड़ में लोग ज्यादा मरे ऐसी खबर बताई, कल सतारा के अस्पताल को बेचना है तो यहां भी ऐसी खबर बताई जाएगी, कोल्हापुर में ऐसी खबरें बताई जा रही है। ये क्यों बताई जा रही है? ये इसीलिए बताई जा रही है, ये रिजर्वेशन के कारण डॉक्टर बन रहे, ये सरकारी इसीलिए मर रहे। इसको अंबानी को बेच दो, इसको टाटा को बेच दो, इसको मंगेशकर को बेच दो, यानी भारत की संपत्ति मालिकों को पूछे बगैर ये अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मण बेच चुके, आपका भारत बेच चुका है। मैं ये इस मौके पर हमारे महाराज को मान वंदना देकर कह रहा हूं कि आप जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़े
उस समय आपके साथ संविधान नहीं था, हमारे साथ संविधान है, फिर भी हमारे मौलिक अधिकारों को रोका जा रहा है। ये मत बोलो, वो मत बोलो। अरे भाइयों, पुलिस भाइयों, हमने महाराष्ट्र बंद पुकारा 2 तारीख को। उसमें एक मुद्दा था कि एसपी लेवल के पुलिस का, एसपी लेवल के अधिकारी का प्राइवेटाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। मैं अभी सभी को कहता हूं, आपके आंदोलन में, जहां भी आंदोलन होंगे, पुलिस का मुद्दा आंदोलन में जोड़ दो। साथियों, जजेस का प्राइवेटाइजेशन, जुडिशरी का प्राइवेटाइजेशन, आईएएस का प्राइवेटाइजेशन, एसपी, तहसीलदार, कलेक्टर का प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए अभी प्रबोधन की नहीं, सड़क पर उतरने की जरूरत है। अभी केवल प्रबोधन नहीं, सड़क पर उतरने की जरूरत है। और 2024 को बीजेपी हारने वाली है। 2024 को बीजेपी हारने वाली है। उनके पास केवल एकमात्र खिलौना है। अगर बीजेपी जीतेगी तो उसकी वजह है केवल ईवीएम मशीन। तो इसका बंदोबस्त भी हम करने वाले हैं। 2023 की 26 नवंबर को 2024 का चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं लेना चाहिए। इसके लिए ऑल इंडिया में हम तैयारी कर रहे हैं। 5 लाख लोगों को हम लेकर जा रहे हैं। आप पश्चिम महाराष्ट्र में कल से ही इसका प्रचार करो। जिंदा रहना चाहते हो तो लड़ाई लड़ना होगा। ये मान, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई। हिंदू शब्द का वो प्रचार कर रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर हिंदू थे तो उनका राज्याभिषेक क्यों नहीं किया? छत्रपति शिवाजी महाराज को आपने शूद्र कहकर अपमानित किया। संभाजी महाराज को छल कर मारा। साथियों, हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द भगवत गीता में नहीं मिलता, हिंदू शब्द शिव पुराण, विष्णु पुराण में भी नहीं मिलता, हिंदू शब्द ऋग्वेद में भी नहीं मिलता। हिंदू शब्द पर्शियन शब्द है, और जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1874 में, और उसने हिंदू समाज नहीं बनाया, आर्य समाज। उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्राह्मणों का बड़ा नेता, भागवत भी उसको मानता है, उनका गुरु है। उसने लिखा पेज नंबर 81 पर, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगल मुसलमानों द्वारा दी हुई गाली है। यानी वो खुद कह रहा है गाली है। उनको लगा ये शायद समझ में नहीं आएगा, उसने व्याख्या की। स्वामी दयानंद सरस्वती की व्याख्या, मेरी व्याख्या नहीं। लगा तो उसको पेज भी आपको दे देता। उसने लिखा, हिंदू मतलब काला, हिंदू मतलब डाकू, हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब नीच, हिंदू मतलब कपटी, हिंदू मतलब छली, गुलाम। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहा है हिंदू मतलब गुलाम। साथियों, जब आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाई गांधी हत्या होने के बाद, और पाबंदी प्लान के तहत हटाई गई, तो एक पत्रकार ने माधव गोलवलकर को यही सवाल पूछा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया हुआ है, जिसका अर्थ डाकू होता है। देखो, गोलवलकर को पूछा। ये जानकारी राष्ट्र नामक गोलवलकर की किताब का पृष्ठ संख्या 281 का हवाला देकर मैं बोल रहा हूं। पत्रकार ने गोलवलकर को, आरएसएस के चीफ को पूछा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है हिंदू नाम विदेशी द्वारा दिया हुआ है, जिसका अर्थ डाकू होता है। आरएसएस का चीफ गोलवलकर ने क्या जवाब दिया? ये मोहन भागवत नहीं बता रहा है, हमें बताना होगा। क्या जवाब दिया? उत्तर में उसने पत्रकार को कहा, मैं इतिहास तज्ञ होने का दावा तो नहीं करता, किंतु हिंदू शब्द को हम केवल इसलिए स्वीकार करते हैं कि वह प्रचलित है तथा लोगों ने उसे अपना भी लिया है। यानी खुद गोलवलकर कहता है, मुझे मालूम है तुम लोगों को मत बताओ, लोगों ने स्वीकार किया, प्रचलित हो गए, इसलिए कह रहे।
गोलवलकर ने उसका जवाब नहीं दिया। इस आधार पर साथियों, ये हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मणत्व थोप रहे, मराठाओं को रिजर्वेशन देने वाले नहीं, इधर प्राइवेटाइजेशन कर रहे, ओबीसी और मराठाओं को भिड़ा रहे। तो साथियों, बहुजन समाज आपस में बिखराव में रहेगा, आपस में टकराव करेगा, ये आधे टके वाले लोग आप पर राज करेंगे। आने वाले समय में आपके अधिकारों को अगर वो छीनते हैं ईवीएम के द्वारा, तो जैसे ब्रिटिश लोगों को भारत छोड़ो का नारा लगाया, आने वाले समय में भी अगर हमारे वोट की चोरी करके तुम 2024 में फिर से सत्ता में आते हो, तो फिर हमें क्विक इंडिया के बारे में सोचना होगा। कुछ लोग पूछते हैं तुम लोग आखिर में क्या करने वाले हो? अरे जन आंदोलन करने वाले, वो हमको डराते जेल में जाएंगे। अरे गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे हो गए, महान हो गए, महान हो गए। महात्मा राष्ट्रपिता कह दिया तो हम हमारी आजादी के लिए कहाँ छोटे होने वाले? तो आने वाले समय में महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का विचार, छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार, छत्रपति संभाजी महाराज का विचार और छत्रपति हमारे महाराजा प्रताप सिंह भोसले महाराज का विचार ही देश को बचा सकता है। आने वाले समय में जन आंदोलन होगा, जन आंदोलन से इस लोकतंत्र को बचाया जाएगा। ये तो बाबा साहब अंबेडकर ने जज साहब उनको भाषण करने के लिए कोर्ट में बुलाया। 22 दिसंबर 1952 को पूना कोर्ट में उनको भाषण देने के लिए बुलाया। बाबा साहब लॉ मिनिस्टर रह चुके, तो उनको पूछा किस सब्जेक्ट पर आप भाषण दोगे। संविधान बन चुका था। बाबा साहब ने पूना के जज को कहा लिखो मेरा सब्जेक्ट, भारत में संविधान का, भारत में लोकतंत्र का भविष्य क्या रहेगा। उसमें उन्होंने बताया कि भारत में अगर विपक्ष नहीं रहा तानाशाह आ जाएगा। आज विपक्ष का है, तानाशाह आ गया है, गुंडागर्दी आ गई है। दूसरी वजह उन्होंने पूना कोर्ट के सामने जजेस को उपदेश करते हुए कहा अगर जजेस भी न्याय नहीं देते हैं तानाशाह आएगा। महासाहेब जिजाऊ का चरित्र हनन जेम्स लेन ने किया, मोहन भागवत ने समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि जेम्स लेन को जानकारी आरएसएस के ब्राह्मण के कहने पर ही पुरंदरे ने जेम्स लेन को जानकारी दी थी। ये असली जेम्स लेन है पुरंदरे, जिसकी हड्डी को मरने के बाद रायगढ़ पर फेंका गया, मराठा लोगों के विरोध होने के कारण रोका गया। साथियों, हाई कोर्ट के जजेस उन्होंने जेम्स लेन की किताब पर से पाबंदी हटाई। देखो, कल्पना करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज तो इनकी सरकार है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस। अरे तुम चाहते हो तो जेम्स लेन की किताब को हमेशा के लिए पाबंदी लाई जा सकती है। अमेज़न पर आज बेचा जा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारी मां की इज्जत पर उंगली उठाई गई, छत्रपति शिवाजी महाराज पर उंगली उठाई गई। मैं यही मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं, जिन लोगों ने पुरंदरे को आगे करके छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप बदलने का काम किया, हमारी प्रेरणा का हनन करने का काम किया, महासाहेब जिजाऊ का चरित्र हनन किया, उनके झांसे में मत आओ, उनकी भाषा में मत आओ। वो धोखेबाज और षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये कोई केवल और केवल फसादी लोग हैं, केवल और केवल टेररिस्ट लोग हैं। और टेररिस्ट लोगों का बंदोबस्त हम आने वाले समय में जल्दी करने वाले हैं। इस मौके पर मैं यहीं पर मेरी बात को खत्म करता हूं और आने वाले साल में हम बनारस में लाखों की संख्या में हर साल राजा, हमारा राजा, बहुजनों का राजा, जिसने बिल्कुल शरणागति नहीं पत्कार की, नई शरणागति अपनाई, महाराजा प्रताप सिंह महाराज की स्मृति दिन हम बनारस में मनाएंगे। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज का गलत इतिहास बताकर तो हमारे कुर्मी मराठा को हिंदू के नाम पर इस्तेमाल किया, उनको बताने के लिए कि ये लोग कितने धोखेबाज और षड्यंत्रकारी लोग हैं। मैं इस मौके पर सतारा के उन तमाम भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको रोकने का प्रयास किया गया,
आप इधर न पहुंचे, इसके लिए षड्यंत्र किया गया। इसके बावजूद आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज को अभिवादन करने के लिए आए। मैं आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं। जय जिजाऊ।